हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके मैं आई हूँ आप लोग के लिए। मनी सप्लाई इन इंडिया। तो मनी सप्लाई इन इंडिया का क्या मतलब है? सप्लाई ऑफ मनी क्या मतलब होता है, उसका क्या मीन करता है? तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब हुआ कि किसी खास समय में, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन है। कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सर्कुलेशन में है। मनी किस किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है? कॉइन्स, करेंसीज, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मनी के रूप में कैसे सर्कुलेट होता है? तो हम उसे चेक के रूप में जब किसी को पेमेंट करते हैं चेक काट के, तो वो डिमांड डिपॉजिट का सर्कुलेशन हो जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी का स्टॉक जो होता है वो आरबीआई के पास होता है और उसका एक पार्ट सर्कुलेशन में होता है। जितना मनी छपता है, प्रिंट होता है, वो सारा सर्कुलेशन में नहीं होता। आरबीआई कुछ उसका एक पार्ट अपने पास रखती है और बाकी को सर्कुलेट करती है। तो मनी का स्टॉक आरबीआई के पास भी होता है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो मनी प्रिंट करता है और मनी का स्टॉक रखता है। तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके पास स्टॉक रहता है और बाकी यूजर्स के लिए सर्कुलेशन में होता है कंट्री में। तो सोर्स ऑफ मनी कहाँ क्या क्या है? सोर्स ऑफ मनी कहाँ से, मनी का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ मनी, तो सबसे पहला गवर्नमेंट, सरकार। सरकार क्या करती है? सरकार 1 रुपया का नोट, 1 रुपी नोट और कॉइन्स, 1 रुपी नोट एंड कॉइन सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि 1 रुपया के नोट में किसका सिग्नेचर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर में कि 1 रुपये के नोट में हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, न कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है जो कि अक्सर आता है। दूसरा, आरबीआई क्या करती है? कौन सा नोट प्रिंट करती है? आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है, जो एक के बाद जो भी डिनोमिनेशन में नोट सर्कुलेशन में है वो सारा आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए गए हैं। ठीक है। और तीसरा है मनी का सोर्स। तीसरा है, पहला है गवर्नमेंट जो कि 1 रुपया का नोट और कॉइन्स को क्रिएट करती है या बनाती है या मिंट करती है। कॉइन्स मिंट करती है और वो 1 रुपया का नोट पब्लिश करती है और 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, ना कि आरबीआई के गवर्नर का। दूसरा है आरबीआई करेंसी नोट छापती है जिसपे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है और वो नोट 5 के, 10 के, 20 के, 50 के जितने भी डेनोमिनेशन के नोट्स हैं वो सारे आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। और तीसरा सोर्स ऑफ मनी है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है? हम जानते हैं ये व्यापारिक बैंक होते हैं जो लोगों की डिपॉजिट लेते हैं और एडवांसेस देते हैं, लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, जमा लेते हैं। तो ये इसी प्रोसेस में क्रेडिट क्रिएट करते हैं। जब आप बैंक में, कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक में, स्टेट बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है जहां आप अपना पैसा जमा करते हैं। तो उसमें क्या करता है ये कॉमर्शियल बैंक कि उसका कुछ परसेंटेज रख के बाकी सब एडवांस दे देता है। तो वो एक लोन से कई लोन क्रिएट कर देता है और इस तरह से ये मनी जो होता है, जो सर्कुलेशन में होता है, वो क्रेडिट मनी होता है। वो कॉइन और करेंसी के रूप में क्रिएट नहीं करता है बल्कि क्रेडिट क्रिएशन के रूप में करता है। ये मनी वो जो भी लोन लेने आता है उसके अकाउंट में चला जाता है और उसके बाद वो उसे निकाल कर यूज करता है। तो मनी के 4 प्रकार हैं। सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो 4 तरह का मनी को मेजर करने का आरबीआई ने 4 तरीके निकाले हैं। आरबीआई मेजर्स, पहला है M1
दूसरा है M1, दूसरा M2, तीसरा M3 एंड फोर्थ वन इज M4। अब हम देखेंगे एक एक करके कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। ये सारा मिलके एक कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी को बताता है, मनी सप्लाई को बताता है। तो हम पहले देखेंगे M1। M1 में क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले M1 और M2, M1 एंड M2 आर कॉल्ड नैरो मनी। इनको हम नैरो मनी कहते हैं। और M3 एंड M4 आर ब्रॉड मनी। अब हम देखेंगे कैसे ये नैरो मनी है। वही है इंक्लूड, जो चीज वो इंक्लूड करते हैं इसमें कम होते हैं, इसमें ज्यादा होता है। तो हम पहले देखेंगे M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉड मनी। अब हम M1 देखते हैं, M1 में क्या क्या होता है। M1 जो मनी है उसमें करेंसी, कॉइन्स जो भी होता है, करेंसी नोट्स को करेंसी कहते हैं, ठीक है। और कॉइन अलग चीज है, करेंसी और कॉइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेंसी नोट्स और विथ पब्लिक, M1 में आता है करेंसी नोट्स विथ पब्लिक। जो हमारे आपके पास रुपया है उसे करेंसी नोट्स विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट DD, जिसे हम इसे C कहते हैं। करेंसी को हम C से डिनोट करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। DD इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है बैंक में जो आपका पैसा होता है, जिसे आप चेक काट कर जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स, जिसे हम OD से बताते हैं, OD, उसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं हम ये देखें। डिमांड करेंसी हो गया C, DD हो गया डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम चेक काट कर पेमेंट के लिए निकालते हैं। और OD हो गया अदर डिपॉजिट। सो अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या होगा। तो जो डिपॉजिट होता है रिजर्व बैंक में, डिपॉजिट्स विथ RBI, जो OD हम बता रहे हैं, अदर डिपॉजिट्स। OD से ओवरड्राफ्ट नहीं कंफ्यूज करेंगे, ये अदर डिपॉजिट्स है, जिसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स जो RBI में अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना डिपॉजिट रखते हैं, जैसे फॉरेन IFCI मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनका डिपॉजिट जो RBI में होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद होता है इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डिपॉजिट होता है। इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सा है बताइए। इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है उसमें आता है IMF और वर्ल्ड बैंक। और तीसरा होता है डिपॉजिट्स ऑफ अदर कंट्रीज सेंट्रल बैंक या फॉरेन सेंट्रल बैंक, जो भी होता है अदर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, इसको हम यहाँ मिटाकर करते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आया कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिपॉजिट जो RBI के साथ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF का जो डिपॉजिट है सेंट्रल बैंक में, इसके अलावा अदर सेंट्रल फॉरेन सेंट्रल बैंक का जो डिपॉजिट RBI के साथ है। का डिपॉजिट ये सारा OD में आता है, अदर डिपॉजिट में, ठीक है। अब देख ये हुआ M1 का ऐसे लिखेंगे तो होगा C,
प्लस डी डी प्लस ओ डी। इसमें तीनों क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं M2। देखिए M2 क्या होता है। M2 में क्या होता है कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस में जो जमा होता है, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो उसको भी हम उसको M2 में इंक्लूड करते हैं। तो M1 में क्या क्या हुआ, फिर से हम एक बार देख लें। C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ये हुआ हमारा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, ये हो गया। अब M1 हो गया। अब M3 M2 देख लिया हमने। M3 में क्या क्या होता है, अब M3 देख रहे हैं। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट किसी फिक्स टाइम के लिए जमा कर देते हैं। तो वो M3 में M1 प्लस वो फिक्स डिपॉजिट जितना बैंक में जमा होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो इसको हम अगर तोड़ के फिर से लिखें तो ये क्या होगा, C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का दूसरा हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं जो बैंक में होते हैं। ये हो गया। अब चौथा हम है M4। क्लियर है। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, इसमें हम पोस्ट ऑफिस वाला नहीं इंक्लूड किए हैं। अब M4 क्या है, M4 में सारा मनी आ जाता है। इसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जब भी हम लेते हैं तो इसमें NSC को नहीं इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग। इसमें लिखना होगा एक्सक्लूडिंग NSC। NSC इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग में। प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। टाइम डिपॉजिट अभी हमने बताया कि ये क्या है, फिक्स डिपॉजिट। तो M1 में फिर हम देख लेते हैं C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, PO सेविंग्स लिख दिया शॉर्ट में, प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंक्लूड कर लिया। ये अपने में सारा कुछ M4 में सारा मनी जितना भी सर्कुलेट हो रहा है, ऑल मनी सब इंक्लूडेड हो गया M4 में। अब कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड नहीं होने का मतलब क्या, वहाँ चेक फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए उस पैसे को हम आसानी से सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट भी लिक्विड बहुत नहीं होता, क्योंकि उसका एक टाइम बाउंड होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ही हम उसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 तरह की मनी है जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी कंट्री को, टोटल सप्लाई ऑफ मनी जिससे कंट्री का डिसाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।